बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह ग्रेविटेशन जो है वह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेविटेशन जो है वह न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कैसे रिलेटेड है। तो ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रेविटेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो पहले हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के मोशन के बारे में आ रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोल रहा है कि जितना भी एक्शन होता है उसका अपोजिट में रिएक्शन होता है। जितना आप फोर्स लगा रहे हो अपोजिट पे उतना ही फोर्स का क्या होता है? रिएक्शन होता है। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, लिखते हैं, ये सब जो है वो रिलेटेड टू किससे है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट वाला, रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर जाता है, वह भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि हमारा ग्रेविटेशन जो है वह न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कैसे है। When or exert the force of attraction on an object, then the object also exert equal force of attraction in opposite direction। ये ग्रेविटेशन में क्या है? ग्रेविटेशन में क्या है कि जब अर्थ जो है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है तो ऑब्जेक्ट भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है अर्थ पर। लेकिन जिस डायरेक्शन में अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अर्थ पर लगाता है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अर्थ जो ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है वह इक्वल होता है जब ऑब्जेक्ट जो है वह अर्थ पर लगा रहा है। देन द ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ पर लगा रहा इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट मींस जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है उसके ऊपर अप्लाई करता है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट जो है ऑन द अर्थ लगा। तब सवाल ये आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ आता है लेकिन अर्थ टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आता? अब सवाल ये है कि हमारा जो फोर्स होता है वह प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक, अब देखते हैं मान लीजिए फोर्स जो है वह किसके द्वारा लगा? तो अर्थ के द्वारा। और ये फोर्स जो है वह किसके द्वारा लग रहा है? तो ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो ये भी m इंटू ए ही होगा। ये दोनों मेरा इक्वल है। मान लेते हैं कि ये हमारा 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा तो ये भी 100 न्यूटन ही फोर्स लगा गया, लेकिन इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर ये अर्थ जो है वह इस पर लगा रहा तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हमारा अर्थ जो है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं
अर्थ। तो अर्थ मान लीजिए सपोज कीजिए कि 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि अगर हमारा मास जो है वो अधिक होगा तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, कम। अगर हमारा मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अधिक। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लेते हैं कि ये 10 है, तो ये 5 into 2 दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, ये भी 10 है, ये 10 into 1 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, ये मास है और ये क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। तो यहां मास अगर 5 kg है तो एक्सेलरेशन में मेरा कितना है, 2। और अगर यहां मास हमारा 10 लिए तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप ये देख रहे हो कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इसमें इसके कंपेयर में मास कम है, इसके कंपेयर में मास कम है, तो इसके कंपेयर में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। दैट मींस दो ऑब्जेक्ट है तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन जो है वह ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो हमारा स्टोन जो है उसका मास एज कंपेयर टू अर्थ क्या होता है, कम होता है। तो अर्थ के कंपेयर में आपका जो मास जो है स्टोन का बहुत ही कम है, जिसके कारण एक्सेलरेशन जो होगा ऑब्जेक्ट का वह अर्थ के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है वह मूव टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ का मास ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण अर्थ का जो एक्सेलरेशन जो होगा वह टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बहुत ही कम होगा, इसलिए वह नेक्स्ट लेवल होता है और हमें नहीं दिखता है कि अर्थ जो है वह टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो हमें क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि अर्थ का मास अधिक होने के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में तो ऑब्जेक्ट जो है वह ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ होता है। लेकिन ग्रेविटेशन में यही बोला जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अर्थ भी लगा रहा है और ऑब्जेक्ट भी लगा रहा है। तो ग्रेविटेशन में क्या था कि जब अर्थ एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है, इक्वल यूज करता है ऑन द अर्थ, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अर्थ टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि अर्थ का मास जो है बहुत अधिक है। जो ऑब्जेक्ट क्यों जाता है, सिंपली वे बोल सकते हैं कि अर्थ ना किसी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है अर्थ के कंपेयर में बहुत कम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी। प्लैनेट का जो मोशन है उससे रिलेटेड आपका कैप्लर ने क्या बताया, इन्होंने 3 लॉ बताया। तो फर्स्ट क्या है, कैप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, पहला उन्होंने बोला, कैप्लर ने जो प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व अराउंड द सन जो मूव करते हैं उसके बारे में उन्होंने 3 लॉ बोला। पहला बोले कि एवरी प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit which is situated any one of the foci of the
इलिप्टिकल ऑर्बिट। पहला उन्होंने बोला कि जितने भी प्लैनेट हैं वह सन के अराउंड मूव करते हैं, और सन के अराउंड मूव करते हैं तो किस ऑर्बिट में? तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, which is situated any one of the foci of the elliptical part, या with the sun लिख सकते हैं, with the sun which is situated any one of the foci of the elliptical orbit। अब देखिए कैसे, मान लेते हैं कि ये हमारा सन है और मूवमेंट जो है वह इस फॉर्म में हो रहा है, तो ये जो हमारा जो पाथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो हमारा रोटेशन होता है, कोई भी प्लैनेट जो है रिवॉल्व करता है, तो ये जो ऑर्बिट होता है इस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड हमारा क्या है? केपलर का सेकंड लॉ क्या है? केपलर का सेकंड है, ईच प्लैनेट revolves around the sun in such a way line joining the planet, the line joining the planet to the sun, line each planet revolves around the sun in such a way, line joining the planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट हैं वह रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन सच ए वे, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जिसे मान लेते हैं कि ये हमारा सन है और ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो दैट मींस ये जो हमारा एरिया है, तो ये जो टाइम टेकन हमारा है वह हमारा यहां का जो एरिया होगा उसके टाइम टेकन का ये यूनिफॉर्म ही होगा। दैट मींस करने का मतलब है कि इक्वल एरिया कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इन्होंने सेकंड पार्ट में ये बताया। थर्ड में मैंने क्या बताया? The square of the time period, the square of the time period of the revolution of the sun is directly proportional to the cube of its mean distance, cube of the mean distance from the sun। उन्होंने ये बताया कि हमारा जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा रिवॉल्यूशन का, उसका जो स्क्वायर टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो जिस प्लैनेट से सन का कंपेयर किया जाएगा उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। तो वही द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
directly proportional to the cube of its mean distance from the sun. ये हमारा कैप्लस का प्लैनेटरी मोशन का 3 लॉ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री फॉल के बारे में कि फ्री फॉल क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा है फ्री फॉल। When a body moves towards the earth under the gravitational force of attraction of earth alone, it is said to be free fall. इसका मतलब क्या होगा? फ्री फॉल क्या होगा? जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास एक मार्कर है और मार्कर को हम लेके इसे लिफ्ट करते हैं। मार्कर को लिया और मार्कर को लेकर क्या कर दिया? हम लिफ्ट कर दिए। दैट मींस मार्कर पर हम प्रेशर अप्लाई नहीं किए, इसको ऐसे करेंगे तो ये हम इस पर फोर्स लगा दिए, लेकिन मार्कर को और लिफ्ट कर दिए तो ये मार्कर जो नीचे की ओर गया तो इसके पीछे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा और उस पर केवल एक ही प्रकार का फोर्स लग रहा है, वह है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री फॉल। तो दैट मींस दो ऑब्जेक्ट, अब याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है और वह फ्री फॉल है तो उस पर मास से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास ये 2 किलो का ये डस्टर है और ये मार्कर जो है वह 1 किलो का, तो दोनों का तो डिफरेंट मास है, दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है। तो मास जो होता है कोई फैक्टर नहीं होता है फ्री फॉल पर। तो अगर हम ये डस्टर और ये मार्कर दोनों को सेम मास नहीं है, डिफरेंट मास है, लेकिन सेम हाइट से अगर हम गिराएंगे तो ये ग्राउंड सेम टाइम पर ही पहुंचेगा। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि अर्थ जो है इसको भी 9.8 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर खींच रहा है। हर 1 सेकंड में इसका स्पीड जो है वह 9.8 इंक्रीज हो जा रहा है। इसको भी अर्थ जो है वह सेम फोर्स से सेम स्पीड से खींच रहा है, इसको भी 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से खींच रहा है। तो स्वाभाविक है जब अर्थ दोनों को सेम स्पीड से नीचे की ओर खींच रहा है तो स्वाभाविक है दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। अगर 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का स्पीड सेम रहेगा, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो स्वाभाविक है उसका टाइम भी तो सेम होगा। इसका मतलब एक ही टाइम वो 2 पहुंचेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपका इसको वेटलेस बोलेंगे, जैसे कागज का है, एक पेज को फाड़ के ऊपर से गिराएंगे तो जब वो मूव करता है तो इस फॉर्म में मूव करते हुए जाता है। इसका मतलब हुआ वो इस फॉर्म में मूव कब हो रहा है? जब एयर उसको प्रेशर मार रहा है। इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस इस पर इफेक्टिव हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस इफेक्टिव होगा तो हम उसको कंपेयर दूसरे ऑब्जेक्ट से सेम टाइम में नहीं कर सकते। आप देखो फिगर्स होता है, कोई भी चिड़िया का पंख होता है, तो जब उसको ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो मूव करते हुए आ रहा है। इसका मतलब है एयर उस पर रेजिस्टेंस का काम कर अपोज कर रहा है नीचे आने में। उस कंडीशन में हम उसको अगर डस्टर से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे डस्टर पहले गिर गया और पंख जो है बहुत लेट से आया। तो मैं उसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं कि सेम टाइम होगा जो इस पर एयर इफेक्ट ना पहुंच कर सके, वो डायरेक्ट विदाउट एयर प्रेशर वो नीचे की ओर चला जाए। तो दैट मींस अगर 10 किलो का भी सामान है और 1 किलो का सामान है, अगर दोनों को सेम हाइट पर गिराएंगे सेम टाइम में वह ग्राउंड पहुंचेगा। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से नीचे की ओर खींचता है। इसी को हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और वह जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पहले मैंने 9.8 मीटर पर सेकंड क्या बोला, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बोला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट को और अपनी ओर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से अपनी ओर की ओर खींचती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारा ऊपर की ओर जाता है स्पीड डाउन होते जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है। अगर मान लीजिए डस्टर को अगर हम 1 मीटर के हाइट से गिराएंगे और इसी डस्टर को 2 मीटर के हाइट से गिराएंगे तो दोनों के आवाज में डिफरेंस आएगा। क्या रीजन है, पहला वाला जो है वह 1 मीटर के हाइट से गिरा तो उसका ग्राउंड पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड दूसरे 2 मीटर के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, और जो जितना स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा उतना वह जोरदार आवाज प्रोड्यूस करेगा। तो याद ये रखना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो एक समय उसका स्पीड घटते घटते 0 हो जाता है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो उसका स्पीड कम होने लगता है। पर सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकंड कम हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ जाता है तो पर सेकेंड उसका स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जब अबव द ग्राउंड होता है तो g का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, और जब टुवर्ड्स द अर्थ होता है तो उस समय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड जाएगा तो स्पीड घटते जाएगा, जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड जाएगा तो उसका स्पीड जो है वह इंक्रीज होते जाएगा। आज के लिए इतना।